हेलो गाइस, आई होप आपको पिछला लेक्चर अच्छे से समझाओ क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अगर आपने मान लीजिए कोई कारण से उस लेक्चर को अच्छे से नहीं देखा है तो मैं जेन्युइनली सजेस्ट करूँगा कि पहले आप वो लेक्चर को अच्छे से देखिए, आपके जो भी डाउट्स है वो मुझसे पहले क्लियर करवाइए, फिर ही ये वीडियो पे बढ़िए। वैसे आज का वीडियो बहुत आसान सा है, छोटा सा कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं, बट एक रिविजन ले लेते हैं। सबसे पहले क्या, मैटर का डेफिनेशन, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। पुराने ज़माने में 5 बेसिक एलिमेंट से हमें मैटर बताया गया था कि मैटर 5 बेसिक एलिमेंट से बनता है। इसे क्या बोला गया था, हमें ये बोला गया पंच तत्व। इसका ट्रिक मेरे स्टूडेंट्स से क्या होता था, सेफ वाटर। क्या होता है, स्काई, एयर, फायर, अर्थ एंड वाटर। फिर अभी साइंटिस्ट लोगों ने मैटर को कैसे क्लासीफाई करना शुरू किया है, ऑन बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर कैसे किया है क्लासीफाई, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और वही केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। केमिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट चैप्टर्स में देखने वाले हैं, इस चैप्टर में हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी का देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, ठीक है। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या है कि मैटर हमारा पार्टिकल से बना हुआ है, ये पहला है। और दूसरा क्या है कि ये पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं। ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट पहले मैटर पार्टिकल से बना है, उसलिए क्या देखा था, एक बीकर लिया, 100 ml वाटर लिया, उसमें शक्कर डाला, देखा घुलने के बाद में लेवल बढ़ा नहीं। मतलब क्या हुआ, मेरा जो शक्कर था वो पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया और जो वाटर के पार्टिकल्स है उसके बीच बीच में जाके छुप गया, ठीक है सर। फिर दूसरा कि ये पार्टिकल्स बड़े छोटे हैं, इसके लिए हमने क्या किया, बीकर लिया, उसके अंदर 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला क्या है, KMnO4। बेटा कोशिश कीजिए फॉर्मूला याद रखने की, आपको आगे के लिए ईजी हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट जिसका फॉर्मूला है KMnO4, 2-3 क्रिस्टल्स डाले तो हमें एक डीप ब्लू कराना शुरू हो गया। सर फिर ऐसे मैंने नेक्स्ट 90 ml का बीकर लिया था, यानी वाटर 90 ml, यहाँ से 10 ml उठा के यहाँ डाला, ऐसा 5-8 बार किया मैंने। तो मुझे पता चला कि 8 बीकर में भी कलर आ रहा था, भले ही कलर फेड होता जा रहा था। इसका मतलब क्या, मेरे पार्टिकल और छोटे टूटे जा रहे थे जिससे वो आखिरी तक के मेरे पहुंच पाए। तो इसके थ्रू मुझे पता चला जो पार्टिकल थे वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से ब्रेक होते जाते हैं। चलिए ठीक है। फिर हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्या कहते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर पढ़ा था। सबसे पहला क्या पढ़ा था, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसके तो हम लोग फर्स्ट वाला जो था शुगर वाला जो ऐड किया था पानी में और पानी का लेवल राइज नहीं हुआ था, वो वाला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे हैव काइनेटिक एनर्जी। इसके लिए क्या सर, वो अगरबत्ती जलाई, इंसेंस स्टिक जला गई, एक कोंटे में दूसरे कोंटे तक के स्मेल आने लग गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर शो प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या था, इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट देखा था सर, 2 कंटेनर लिया, पानी लिया, एक में इंक डाला, एक में हनी डाला, दोनों में डिफ्यूजन हुआ, मतलब दोनों घुल तो गए बट इंक फास्ट घुला, किससे, हनी से। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड भी अगर मैं वाटर लिक्विड में डिफ्यूज करना चाहता हूँ तो अलग अलग सॉलिड को अलग अलग टाइम लगेगा, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन अलग अलग मैटर के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा क्या, पोटेशियम परमैंगनेट लिया। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या था, KMnO4। 2 ग्लासेस में पानी भरे हुए, बस एक ठंडा है एक गर्म है। फिर हमने देखा जो गर्म वाला था उसमें ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज हो गया, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे डिफ्यूजन भी हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। यही रीज़न था जिस कारण से कि अगर हम लोग गर्म खाना का स्मेल देखें तो फट से दूर तक पहुंच जाता है। क्यों, एक तो डिफ्यूजन, दूसरा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा फास्ट डिफ्यूज होता है, इसलिए पार्टिकल्स होते हैं अरोमा के, वो दूर तक के एयर के साथ डिफ्यूज होके हमारे तक के पहुंच जाते हैं, नाक तक के, फिर हमें उसकी स्मेल आना शुरू हो जाती है। फिर क्या नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, कोहेजन, कि वो एक दूसरे को ऐसा बाइंड करके रखता है। बट अलग अलग सॉलिड्स के लिए अलग अलग कोहेजन फोर्स चलता है। एग्जांपल में क्या लेता है, चॉक, आइस एंड आयरन। चॉक का कम था, उससे ज़्यादा आइस का और सबसे ज़्यादा आयरन का था। चलिए ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। फिर हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे थे कि सर वैसे तो आइस हमारा सॉलिड है बट स्टिल वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, तो इसलिए हमने क्या देखा था कि सर आइस के अंदर जो पार्टिकल्स है उसके बीच का स्पेस ज़्यादा है वाटर के पार्टिकल्स से, इस कारण से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। जिसकी डेंसिटी कम होती है तो वो फ्लोट करना शुरू करता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये फिर नोट से किया था एक पार्ट, सॉरी नोट्स निकाल लेता हूं मैं, ये देखिए ये वाला पार्ट हम लोगों ने नोट से किया था, अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर वाला। सबसे पहले शेप क्या था अपना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सर शेप में क्या है, सर सॉलिड का डेफिनेट शेप रहता है, वो रिजिड रहता है, उसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज रहती है। लिक्विड का कैसा रहता है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं रहता है, जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर का बन जाएगा, वो रिजिड नहीं है, वो फ्लो कर सकता है, इसलिए उसे फ्लूइड भी बोलते हैं।
गैसेस का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता है, बताया गया। वॉल्यूम, सॉलिड और लिक्विड के फिक्स वॉल्यूम होते हैं, गैसेस का फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। डिफ्यूजन, सॉलिड में सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा लिक्विड में होता है और सबसे ज़्यादा गैसेस में होता है। लिक्विड के अंदर सॉलिड भी डिफ्यूज हो जाएगा, लिक्विड भी हो जाएगा और गैस भी डिफ्यूज हो जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी, बेटा सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम, लीस्ट रहती है, उससे ज़्यादा लिक्विड की होती है और सबसे ज़्यादा होती है गैसेस की। काइनेटिक एनर्जी भी सॉलिड की सबसे कम होगी, सबसे कम रहेगी, उससे ज़्यादा रहेगी किसकी, लिक्विड की, और सबसे ज़्यादा रहेगी गैसेस की। डेंसिटी में उल्टा होता है, डेंसिटी सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम होती है लिक्विड और सबसे कम होती है गैसेस की। फिर ये कुछ क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। रादर इस बार मैंने एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किया है जो मैंने गलती से पहले स्किप कर दिया था, लास्ट में बता दूंगा, है सिंपल सा, आपको जम गया होता। पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। अ रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट स्टिल और सॉलिड? क्योंकि सर हमें पता है सॉलिड का शेप चेंज नहीं होता है। उसका आंसर ये, सर आप जब रबर बैंड पे फोर्स लगाते हो तो अपना वो शेप चेंज तो करता है, बट फोर्स हटाने के बाद अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, उसका परमानेंट शेप चेंज नहीं होता है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे टूट जाएगा, तो शेप ऐसा चेंज नहीं होगा, इसलिए वो सॉलिड है। सेम एग्जैक्ट सेम चीज़ हम लोग स्प्रिंग के टर्म्स में भी बोल सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में स्प्रिंग आ गया होता तो आप यही चीज़ स्प्रिंग के लिए भी बोल दिए होते। ठीक है, फिर एक है नेक्स्ट क्वेश्चन, द शुगर एंड सॉल्ट आर केप्ट इन डिफरेंट जार्स एंड देन दे टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? तो लिक्विड में होता है, जिस कंटेनर में डालोगे उसका शेप ले लेगा, ये शुगर और सॉल्ट का ऐसा क्यों हो रहा है? बेटा देखो, शुगर और सॉल्ट को आप हाथ में लो, जार में लो, ग्लास में लो, चम्मच में लो, किस में भी लो, बेटा जो शुगर के पार्टिकल जो है ना, एक एक कण जो है उसका शेप सेम रहता है, उसका शेप चेंज नहीं होता है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जिस इसमें डाल दो उसका शेप वो ले लेता है, इसलिए शुगर का जो है पार्टिकल का शेप वो एग्जैक्ट सेम होता है, इसीलिए वो सॉलिड है। फिर नेक्स्ट है सर सॉलिड कंप्रेस होते नहीं है बट स्पंज तो मस्त हो जाता है, क्या ये सॉलिड है? या फिर ये क्यों कंप्रेस होता है? तो रीज़न ये है कि उसके अंदर गड्ढे होते हैं जिसके अंदर एयर ट्रैप्ड होता है, इसलिए जब हम उसे प्रेस करते हैं तो वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं। सर हाउ डज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हेल्प एक्वेटिक एनिमल्स? सर देखिए, लिक्विड का हमने पढ़ चुका है, लिक्विड के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं। तो जो हमारा वाटर जो रहता है सी के अंदर, उसके अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है, तो ये जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं वो इस ऑक्सीजन को यूज कर पाते हैं। दिस इज हाउ डिफ्यूजन डिफ्यूजन अपने को हेल्प करता है एक्वेटिक एनिमल्स को। नेक्स्ट है, वाई डू गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर? सर गैस है, मस्ती में एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी, रैंडमली इधर उधर मूव करती है, खुद से तो टकराती है, साथ ही साथ जाके वॉल के कंटेनर्स को भी टकराती है, यही वॉल के कंटेनर को जब टकराती है ना, फोर्स लगाती है, और फोर्स डिवाइड बाय एरिया उसमें प्रेशर ला देता है। तो एक यूनिट एरिया में जितना फोर्स लगाती है उसके अकॉर्डिंगली उसमें प्रेशर आना शुरू हो जाता है। ठीक है सर, फिर ये बात अपन ने डिस्कस कर ही लिया, लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी बट स्टिल आइस मस्त फ्लोट कर रहा है, वो वाला अपन ने देख लिया। अब ये लास्ट क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, तो क्या है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल? सर पानी के थ्रू क्यों जा पाता है? व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? तो वो ये शो कर रहा है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जगह है, उस कारण से वो उसके बीच में से जा पा रहा है। अगर जगह नहीं होती, मतलब आइस होता, डाइवर कूदता तो शायद से लाइफ में आखिरी बार कूदते रहता, वो आगे कूद ही नहीं पाता कभी, क्योंकि आइस में बीच में जगह नहीं है, वो ज़्यादा क्लोजली वैसे है, वाटर में जगह है, इसलिए वो कूद पा रहा है। फाइन टिल हियर। चलिए अब हम लोग ये वाला देखते हैं। सर क्या चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर देख रहे थे हम लोग, ये वाला मैंने बोला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है सर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड से लिक्विड जहाँ सीखने वाले, लिक्विड से गैस जहाँ सीखने वाले, उल्टा अपन सीखते नहीं है, बट वो भी सिंपल है, आप सब चीज़ें उल्टी बोलना शुरू करोगे तो आ जाएगा। तो इसको चेंज करने के लिए दो चीज़ हम कर सकते हैं, या तो चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन प्रेशर। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर सीखा था, आज सिर्फ चेंज इन प्रेशर सीखने वाले हैं, बट ऑब्वियसली पहले इनके अपन इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं आप लोग, टेम्परेचर को अगर बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी, जो थर्ड पॉइंट है उसमें क्या फर्क पड़ेगा? तो टेम्परेचर को अगर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरा घट जाएगा, और टेम्परेचर को अगर बढ़ाऊंगा तो उनके बीच का पार्टिकल्स का स्पेस जो है वो भी बढ़ जाएगा। चलिए ठीक है, यही प्रेशर में उल्टा चलता है, जो अपन आज देखने वाले हैं, तो इससे बता देता हूँ। प्रेशर अगर आप बढ़ाते हो ना बेटा, तो बीच का स्पेसेस कम होना शुरू होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना शुरू होते हैं, और काइनेटिक एनर्जी घटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है सर। अब अपन सबसे पहले चेंज इन टेम्परेचर की पूरी बात कर लेते हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड सीखते हैं, फिर लिक्विड से गैस सीखते हैं। तो पहले अपन सॉलिड से लिक्विड सीख रहे हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल से बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उनके बीच का स्पेसिंग बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर एक मोमेंट आएगा या एक समय आएगा जब स्पेसिंग इतना बढ़ जाएगा कि सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, लिक्विड में।
इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, मेल्टिंग या फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग बोलो या फ्यूजन बोलो। अब बेटा देखो इसमें बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो टेम्परेचर पे ये चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके रखते हैं। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है, 273.16 केल्विन बोलो या फिर 0 डिग्री सेल्सियस बोलो। तो डिग्री और केल्विन और सेल्सियस के बीच में रिलेशन क्या है, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। ये याद रखना, बेसिक न्यूमेरिकल भी बताया था मैं आपको। चलिए ठीक है, फिर एक खुद दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। बीकर, आइस, थर्मोमीटर, आग, टेम्परेचर का रीडिंग नोट किया। टेम्परेचर का जब रीडिंग नोट करते हैं, वैसे आपको एक बता दूं, मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आपको शायद स्कूल के लेवल में पूछे नहीं पूछे मुझे पता नहीं है, बट जब आप कोई स्कूल के जैसे जब कोई एग्जाम देते हो आप NTSC टाइप वगैरह, उसमें वो पूछ सकते हैं। इसका ग्राफ देखने वाले बहुत मजेदार है बेटा, आपके एग्जाम्पलर बुक में भी दिया हुआ है। आप कोई अच्छी रेफरेंस बुक भी अगर रेफर करते हो, जो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, तो उसमें भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। चलिए ठीक है, भटकते नहीं है, वापस से यहाँ पे आते हैं। क्या बता रहा था मैं आपको, बीकर में थर्मामीटर जो रखा हुआ है, पहले टेम्परेचर उसका बढ़ेगा धीरे 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 धीरे, फिर एक लेवल पे ना 0 डिग्री पे आके वो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर वापस बढ़ना शुरू होगा। तो जब वो कांस्टेंट हो गया तो कब हुआ था, जब पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा था। तो अगर कांस्टेंट हो गया था मतलब हम हीट नहीं दे रहे थे क्या, नहीं, अपन हीट दे रहे थे, बट वो पूरी की पूरी हीट से टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था। तो ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो एनर्जी थी वो कोशिश करके सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रही थी उस समय पे, उसके बीच का स्पेसेस बढ़ा रही थी, ना कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही थी। क्योंकि अब काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो इसीलिए इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा है कि ये जो हम लोग एनर्जी दे रहे हैं वो बीकर्स में जाकर छुप जा रही है, वैसा नहीं है एक्चुअल में, वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा नहीं पा रही है, इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ता। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसका डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अलग अलग सॉलिड का अलग अलग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रहेगा, जिसका ज्यादा रहेगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग था। मतलब आइस और आयरन में कंपेयर कर लो, आयरन का ज्यादा है ऑब्वियसली, तो आयरन के बीच में जो पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। चलिए ठीक है, अब देखिए आप हम लोग कंपेयर करते हैं आइस एट 0 डिग्री एंड वाटर एट 0 डिग्री, किसमें ज्यादा एनर्जी है, तो हमें पता चलता है वाटर एट 0 डिग्री में ज्यादा एनर्जी है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी तो आ चुकी है। मान लीजिए अगर आइस में x अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, तो वाटर में एट 0 डिग्री दोनों, वाटर में x प्लस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाली एनर्जी रहने वाली है। इसी कारण से जब हमारे हाथ में मान लीजिए बर्फ रखा हुआ रहे और ठंडा पानी रखा हुआ रहे, तो कौन सा जल्दी ठंडा करेगा उसका हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, देखिए ये तो बता चुका हूँ मैं। अच्छा वाला एग्जांपल बताता हूँ, उसके पहले एक देख लीजिए ये चीज़ कि अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए x अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देना पड़ रहा है, तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए x अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करेगा। जितना मुझे देना पड़ रहा है ना, उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करने वाला है। चलिए ठीक है, तब इसके बाद में एक वो एग्जाम्पल जो हम लोगों को दिया हुआ था, यहाँ पे शायद मैंने लिखा नहीं है, वो क्या था, तो हाथ में मैं बर्फ़ जब रखता हूँ तो मेरा हाथ जल्दी ठंडा होना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि बर्फ़ को कन्वर्ट होना आता है पानी में, तो वो मेरे हाथ से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेना शुरू करता है, तो मेरा हाथ एनर्जी लूज करता है, इसलिए मेरा हाथ ठंडा होना शुरू हो जाता है। चलो ठीक है, अब यही एग्जैक्ट चीज़ हम लिक्विड टू गैस में पढ़ते हैं। लिक्विड टू गैस में क्या होता है, वही सर हीट जो है टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा तो स्पेसेस बढ़े। एक लेवल है जहाँ पे स्पेसेस इतने बढ़ गए कि गैसेस में कन्वर्ट हो गया। सर ये जो टेम्परेचर था जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ, उस टेम्परेचर को एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में गया तो 373 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका अपन लोगों को पढ़े थे एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली, यहाँ पे भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट है यहाँ पे भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। डेफिनेशन देख लीजिए, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। फिर एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, सर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर ज़्यादा एनर्जी है या स्टीम ज़्यादा एनर्जी है, तो स्टीम में ज़्यादा एनर्जी है। क्यों सर, क्योंकि इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। इसी कारण से अगर स्टीम मेरे हाथ पे आए 100 डिग्रीज पे, तो ज़्यादा सीवियर बर्न होगा रादर दैन 100 डिग्री वाटर वाला, बट हमें दोनों अपने हाथ पे लेना नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद में आपको ये भी बताया था मैंने कि अगर x, आप मान लीजिए लिक्विड से गैस में जाने के लिए x अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्व कर रहे हैं,
तो गैस से लिक्विड में आने के लिए वापस एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी आप रिलीज करने वाले हो। फिर उसने एक एग्जांपल दिया स्पिरिट का कि अपने हाथ में रखिए, फिर थोड़ा हाथ को मूव कीजिए, धीरे स्पिरिट इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा और आपका हाथ ठंडा होना शुरू हो जाएगा। क्यों? अगेन वो आपसे हाथ से हीट एनर्जी लेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में जाने के लिए, इसलिए आपका हाथ को ठंडा महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो बेटा ये यहाँ तक के इतना बड़ा सब कुछ चीज़ हमने लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट किया था। अब आज का लेक्चर सिंपल है, आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं क्या? चेंज इन प्रेशर। तो हमने पहले चेंज इन टेम्परेचर देखा था, आज हम देखने वाले हैं चेंज इन प्रेशर। आप खुद सोचो ना, गैस है उसको प्रेशराइज कर रहा हूँ, पास में ले जा रहा हूँ, तो उसके बीच का स्पेसेस कम होने वाला है, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर और करूँगा तो लिक्विड से सॉलिड में हो जाएगा। बट ऑब्वियसली सिर्फ प्रेशर से नहीं, हमें टेम्परेचर का भी इस्तेमाल लेना पड़ता है। बट एक प्रेशर का हम लोग बेसिक्स पढ़ लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए मैं लिखता जाता हूँ आपके लिए, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। आपको कोई लिखना नहीं है, बस सुनते आइए। बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ तो इससे पार्टिकल्स पास में आएंगे, पार्टिकल्स कम से कम, ये पार्टिकल्स are कम क्लोज। और वही प्रेशर को अगर मैं डिक्रीज करता हूँ तो पार्टिकल्स मूव अवे, दूर होना शुरू हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब देखो मैंने आपको अभी बताया फॉर लिक्विडिफिकेशन ऑफ गैस हम लोग प्रेशर को भी बढ़ाते हैं, गैस को लिक्विफाई करना है तो मुझे पास में लाना पड़ेगा। तो लिक्विडिफिकेशन के लिए मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा और टेम्परेचर को घटाऊंगा। टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो आप दूर हो जाएगा मेरा भाई, मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा और टेम्परेचर को घटाऊंगा। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 1 मार्क के लिए आपको आ सकती है। फॉर लिक्विफाइंग गैस मैं प्रेशर को बढ़ाता हूँ और टेम्परेचर को घटाता हूँ। ये चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अब एक मस्त सी चीज़ होती है क्या? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। ड्राई आइस सबसे पहले मैंने कब देखा था बेटा, तभी नागपुर में ना नेचुरल्स जो आइसक्रीम है जो आप खाते हो, जुहू वाली नेचुरल्स आइसक्रीम, वो होती नहीं थी। तो मेरे पापा जब भी मुंबई जाते थे तब उन्हें बड़ा क्रेज था उस चीज़ का, तो वो लेके आते थे बिल्कुल फ्लाइट में उनको पैक वैक करवा के। तो वो कैसा होता था ना, उसके अंदर नेचुरल के बॉक्सेस होते थे, थर्माकोल का बॉक्स होता था, नेचुरल आइसक्रीम के बॉक्स होते थे, और साथ में ड्राई आइस आता था। तो जब हम डब्बे को खोलते थे ना, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, मस्त धुआं होता था। फिर मैंने एक कॉन्सर्ट देखा था, आई थिंक टीवी पे आईफा अवार्ड्स वगैरह जो फालतू की चीज़ें जो आती रहती है वो देखा था। तब मैंने उसमें भी ऐसा धुआं उड़ते हुए देखा था। तब मुझे किसी ने बताया था कि ये भी वही जो अपना ये होता है CO2 का रहता है, उससे पहले किया जाता था। अब तो और नई नई चीज़ों के थ्रू किया जाता है, पर ये जो सब कुछ धुआं हुआ उड़ता था ना, वो भी ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से ड्राई आइस कहते हैं, उसके थ्रू किया जाता था। तो उस चीज़ से हमें थोड़ा बहुत हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बेटा, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, पहली बात तो इसे हम लोग स्टोर करते हैं, स्टोर्ड एट वेरी हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है, ठीक है। अगर मैं इसका प्रेशर को घटा दूंगा, देखिए बताता हूँ मैं, इफ प्रेशर डिक्रीज कहाँ पे 1 atm के आसपास में, अगर प्रेशर 1 atm से कम करना शुरू करता हूँ तो ये फट से अपना सॉलिड से गैसियस बन जाता है, ये लिक्विड बनता ही नहीं। चलो वो लिख देता हूँ, इफ प्रेशर, देखिए मैं लिख देता हूँ अच्छे इससे लिख देता हूँ आपको, इससे आपको समझ आ जाएगा। इट गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट, कब? ऑन डिक्रीज इन प्रेशर टू 1 atm। ये बोला था मैं, अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आसपास लाओगे इसे तो ये फट से अपना सॉलिड की जगह कहाँ पे कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? गैसियस में कन्वर्ट होता है। ये डज नॉट कन्वर्ट टू लिक्विड स्टेट। मतलब देखो मेरा सॉलिड से डायरेक्टली गैस पे आ गया, देखो आइस फॉर्मेट का था, वो लिक्विड फॉर्मेट में आया ही नहीं, डायरेक्टली गैसियस फॉर्मेट में आ गया। तो लिक्विड फॉर्मेट में है मतलब ड्राई है, इसलिए इसे ड्राई आइस ही बोला जाता है, हेंस कॉल्ड ड्राई आइस। देखिए कॉमन क्वेश्चन है, व्हाई इज सॉलिड CO2 कॉल्ड ड्राई आइस? तो आपको सिर्फ इतना बताना पड़ेगा कि सर व्हेन इट्स प्रेशर इज डिक्रीज्ड टू अप्रोक्सीमेटली 1 atm, द सॉलिड कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैसियस स्टेट विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। मतलब लिक्विड स्टेट में आया नहीं मेरा ड्राई आइस, मेरा आइस वो लिक्विड स्टेट में आया नहीं, इसलिए मैं उसे ड्राई आइस बोलता हूँ। सिंपल है
या ड्राई वेट यानी लिक्विड फॉर्मेट में आ ही नहीं रहा है, इसीलिए क्या हो गया है वो ड्राई हो गया है। समझा आपको? अब देखो यही चीज़ कि अगर मैं सॉलिड को डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ या उल्टा गैस को डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इसे बोला जाता है क्या? इसे बोला जाता है सब्लिमेशन। ये लिख देता हूँ मैं आपको, ये वाला डेफिनेशन भी बहुत है, सब्लिमेशन ये वाला डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके एग्जांपल्स और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। बट इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, एग्जांपल्स प्लीज याद रखिएगा। आ जाता है कि गिव एग्जांपल इसमें, एक तो हम ड्राई आइस जानते ही है, ड्राई आइस हमने ऊपर देख चुका है, और देख लीजिए नाफ्थलीन बॉल, डांबर की गोली होती है ना वो, नाफ्थलीन बॉल्स। बेटा नाफ्थलीन की स्पेलिंग प्लीज थोड़ा अच्छा ध्यान रखिएगा। और कैम्फर, कपूर, वो जो अपन लोग वो आरती वारती जो करते हैं अपन लोग, कपूर और गौरम जो भी रहती है उसमें जो यूज है वो कपूर, जिसको कहते हैं कैम्फर। एक अमोनियम क्लोराइड, और भी खूब सारे हो सकते हैं, बस इतने ही। अमोनियम क्लोराइड का ऐसी फॉर्मूला बता रहा हूँ, NH4Cl होता है, बट ये भी ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत करिए अपने आप को, अपन लोग पोटेशियम परमैंगनेट का ही ध्यान रखिए। तो ये हो जाता है क्या? ये हो जाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या देखा हम लोगों ने? कुछ भी नहीं था सर, सॉलिड से गैस में आओ या गैस से सॉलिड में आओ डायरेक्टली विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सब्लिमेशन। एग्जांपल में क्या करेगा? ड्राई आइस, नाफ्थलीन बॉल, और क्या रहेगा? कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, और भी कई सारे हो सकते हैं। तो बेसिकली आज अपन ने ज़्यादा कुछ सीखा ही नहीं, अपन ने रिविजन में ज़्यादा टाइम लिया और छोटा सा चेंज इन प्रेशर का सीखा कि सर प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स क्लोज आएंगे, तो वो क्या कहते हैं गैसियस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में आने के हेल्प करता है। लिक्विफाइंग गैस के लिए क्या किया जाता है? हमको प्रेशर तो बढ़ाना पड़ता है और टेम्परेचर को घटाना पड़ता है, तो हमारी गैसेस को लिक्विफाई हम कर सकते हैं। हम ये छोटा सा पार्ट नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज करने वाले हैं कि लिक्विफाइंग ऑफ गैसेस का कुछ आएगा, तब अपन देखेंगे एक बार। इसके सिवाय हमने क्या देखा? ड्राई आइस के बारे में देखा। ड्राई आइस का क्या देखा? उसको बहुत हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है, फिर जैसे इसका प्रेशर हम लोग कम करते हैं, 180 m के आसपास आना शुरू करते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे वो फट से सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। इसी कारण से इसे ड्राई आइस बोला जाता है। द प्रोसेस इन विच सॉलिड गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैस और गैस गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड टू सॉलिड इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसके एग्जांपल्स क्या क्या देखा मैंने? कैम्फर, नाफ्थलीन बॉल, अमोनियम क्लोराइड, और जो सबसे पहले दिया हुआ है वो क्या है? ड्राई आइस। अब एक इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, पूरा का पूरा जो तीनों का तामझाम चलता है उसका एक टेबल दिखा देता हूँ मैं आपको, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। बेटा इसमें कई बार फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ये फिगर को पूरा करो, नेमिंग करो वगैरह वाला आ जाता है। ये देखिए, सॉलिड से लिक्विड जाने को फ्यूजन बोलते थे, हम जानते हैं। लिक्विड से गैस को वेपराइजेशन, सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड को बोलते सब्लिमेशन, ये तो ठीक है। अब थोड़े से और नाम देख लीजिए, गैस से लिक्विड को बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंस होना, गैस से लिक्विड, और लिक्विड से सॉलिड को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। बेटा ये वाला इंटर कन्वर्जन चार्ट को प्लीज अच्छे से याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस के इंटर कन्वर्जन चार्ट को बनाइए, 1 2 3 मार्क कितने का भी आ सकता है। ठीक है गाइस, चलिए, थैंक यू बेटा।